नमस्कार। स्वागत है आपका 10 के दम में। आइए हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बैठक के बीच कितने समय का अंतर होता है? इसका सही जवाब है 6 माह का अंतर। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। यानी कि प्रथम बैठक और अंतिम बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा, यानी कि 6 माह से कम में ही दूसरी बैठक प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो जब हम भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो जब हमारा भारतीय संविधान बना था उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन आज के समय में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता मिली हुई है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के श्रेणी से निकालकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकारों के रूप में शामिल किया गया। इसी बीच अगर हम मौलिक अधिकार के प्रारंभ की बात करें तो हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लिखित है, जबकि इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई। जब 1215 में वहाँ के सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया। मैग्ना कार्टा एक दस्तावेज है जिसमें वहाँ के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई। उसके बाद समय समय पर कई अधिनियम पारित किए गए और वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती गई। उसी तरीके से फ्रांस में मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र, उसके माध्यम से वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार मिले। और उसके बाद अमेरिका में 1791 में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधन द्वारा वहाँ के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। और अगर हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर बात करें तो केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं? तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, यानी कि जो गैर नागरिक हैं। तो जो गैर नागरिक हैं उनको प्राप्त होने वाले मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। विधि के समक्ष समता, जिसका अनुच्छेद 14 में उल्लेख है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। तो ये जो कुल 9 मौलिक अधिकार हैं ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिक को प्राप्त है, यानी कि वह विदेशियों को या गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। ऐसे मौलिक अधिकारों की संख्या 5 है, जिनमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में विधायिका किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत काफ़ी लंबे अरसे तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। तो जो भारतीय संविधान निर्माता थे उनको ये लगा कि हम ब्रिटेन के
विधायिका या वहाँ की संस्थाओं के कार्यों से परिचित हैं, उनकी प्रक्रियाओं से परिचित हैं, तो हम ऐसे विधायिका या ऐसे संस्थाओं का निर्माण करें जिनको हमें करने में आसानी हो। तो हमारे भारतीय लोग जो कि ब्रिटेन के शासनकाल में अनुभव किए हुए थे, उनके संस्थाओं में कार्य करते हुए उन्होंने ब्रिटेन के नमूने पर आधारित विधायिका को चुना। चौथा क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। तो वह जिसे त्यागपत्र देता है तो किसे संबोधित करते हुए देता है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में जब त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक देश गणतंत्र कब होता है? तो हम सभी जानते हैं कि किसी देश को गणतंत्र तब कहा जाता है जब वहाँ का राज्याध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसका नियत कार्यकाल होता है। इसलिए भारत भी एक गणतंत्र है और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इसी प्रकार की होती है कि वहाँ का राज्याध्यक्ष चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? तो जो वैधानिक अधिकार हैं उनके पीछे कानून की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कौन से सिद्धांत का एक भाग है? हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जो जिनेवा के रूसो हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के संबंध में इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया था। यानी कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? तो हम सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इसमें कुछ अन्य सदस्य भी थे, जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तल एवं डी पी खेतान। लेकिन बाद में बी एल मित्तल के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की मृत्यु होने के बाद टी टी कृष्णाचारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संसद किससे निर्मित होती है? तो हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संसद एक राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा कितने दिन पश्चात एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन संबंधी व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 30 दिन। निर्वाचन परिणाम के 30 दिनों के भीतर संबंधित उम्मीदवार को संबंधित अधिकारी के सामने निर्वाचन में व्यय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है निश्चित रूप से आपके लिए ये 10 कदम उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।